A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Social Science Faculty, Resonance. Today we will be going to start our new chapter. The chapter name is Poverty as a Challenge. In the 9th class, the NCERT has taken the chapter to give you details about what is poverty, what is the definition of poverty, what do you mean by below poverty line, what are the various aspects of poverty, what is government doing to reduce the poverty in our country, what are the various schemes that have been that are formed by the government. So, starting with our chapter, we will first take out the introduction. In our daily life we see poverty all around us. आज एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को. हम जब भी अपने घर के बाहर से निकलते हैं तो हमें कहीं पर बैगर दिखते हैं, कहीं पर छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें दे रहे हैं. कोई पेन दे रहा है, कोई कुछ भी तरह का कमोडिटी दे रहा है और बोल रहा है कि आप इसके बदले हमें 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ दे दीजिए. तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि एक सेक्शन ऐसा ज़रूर है हमारी सोसाइटी का जो कि गरीब है या फिर जो अपनी डेली की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है. वो लोग मजबूर हैं सड़कों पे रहने पे, सड़कों के साइड में शेल्टर बना के रहने में. ठीक है. There could be landless laborers in village, people living in overcrowded juggies in cities, daily wage workers और child workers in ढाबास. तो अलग अलग यहाँ पर अपन ने सेगमेंट्स लिए कि एक गाँव के अंदर ऐसे लोग पास जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं किसी के फार्म पे. पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज़. झुग्गीज़ का मतलब क्या होता है? स्लम. आज हमारे सिटीज़ के अंदर देखेंगे आप आउटर के साइड पे स्लम बने होते हैं जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झुग्गीज़. जहाँ पर बहुत कम इलाके में बहुत सारे लोग पाक रहते हैं. वहाँ पर एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, क्लीनिंग नहीं रहती है. छोटी छोटी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ ओवर क्राउडेड रहती हैं. एक प्रॉपर वहाँ पर सफाई नहीं होती है रोज़. तो इस तरह की दिक्कतें वहाँ पर लोग बाग फेस करते हैं जिससे फिर उन्हें आगे बहुत तरीके की दिक्कतों का भी आगे सामना करना पड़ता है. जैसे कि उनके हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, रोज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाई होती है. तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है छोटे छोटे बच्चों को, प्लस जो लोग बाग वहाँ पर रह रहे हैं. आगे देखें अगर हम डेली वेजेस वर्कर और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास. हम जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो नेशनल हाईवे के साइड में बहुत सारे आपको ढाबे देखने को मिलेंगे. वहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जो कि काम कर रहे हैं. क्या वो लीगल है? नहीं है. क्या हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है? नहीं कर रखा है. बट स्टिल छोटे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, मीडियम नहीं है. उनकी जो फैमिली है मजबूरी में उनको काम पर लगा देती है कि आप कुछ पैसे कमा के लाएंगे तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा. तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस अलग अलग कंट्रीज़ में चलती हैं और इंडिया में तो हमें देखने को मिलती हैं. तो ये एक बेसिक हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ कि गरीबी कहीं ना कहीं किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रहती है और उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं. अब इसके अंदर दो सेगमेंट है. एक गवर्नमेंट अपना काम करती है, अलग अलग स्कीम्स बनाती हैं, अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लेवल पे सर्वे करती हैं, डेटा बना करके रखती हैं कि किस जगह पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो माइग्रेट हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आकर के रहने लग गए हैं. उनको हम कैसे नया काम दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, स्किल दे सकते हैं उन्हें. बट स्टिल आज इतना मूवमेंट होता है हमारी कंट्री के अंदर कि एक पर्टिकुलर डेटा बनाने में फिर भी दिक्कत आती है. बट स्टिल हम अगर पिछले 50 साल की बात करें तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट कर लिया है और आज एक पूरा हमारे पास डेटा बना हुआ रहता है. हर 10 साल में जो सेंसस होता है इसके अलावा आपका अलग से डेटा बना करके रखते हैं कि किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में कितने लोग बाग बेरोजगार हैं या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं. आप कुछ अपन फैक्ट्स पे बात करें तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग बाग आपके विलेजेस में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जिनके पास काम नहीं है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से आज हमारा एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. आज मोर देन 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर ये एक फैक्ट हमारे सामने निकल करके आता है. आगे देखें अगर तो 26 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर. अब 130 करोड़ में से 26 करोड़ जो लोग बाग हैं, जो पीपल हैं, उनको हमने कैटेगरी में कौन सी डाल रखा है? पुअर कैटेगरी के अंदर. अब ये कैसे पता पड़ता है? आगे अपन इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे. अब ये डेटा कब का होगा? आपका जो 2011 में आपका सेंसस हुआ था उसी से लिया होगा. जो अगला होने वाला है वो तो 10 साल बाद होएगा.
तो 11 वाले डेटा के हिसाब से इतने लोग बाग थे जो कि गरीबी रेखा के नीचे आ रहे थे, दैट इज दे वर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। आज क्यों है ऐसा? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम सेकंड रैंक आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारी है। दूसरा, एक प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जब फैमिली की साइज़ बड़ी होती है, जब प्रॉपर एक इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स निकल करके आते हैं जिनको हम कंबाइन करें तो लोग बागों के पास कोई ज़रिया नहीं बचता है काम करने के अलावा। या तो वो पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग इनिशियल एजेस में, या फिर जॉब करेंगे। अब जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो जो फैमिलीज़ होती हैं वो प्रेशराइज़ करती हैं बच्चों को कि आप कहीं पर जॉब करें, कहीं छोटा मोटा काम करें पढ़ाई की जगह। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखा है, आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराएं, वहाँ पर आपको पढ़ाई भी फ्री में मिलेगी टिल 8th क्लास, प्लस आपको खाना भी मिलेगा मिड डे मील स्कीम के तहत। पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द रेट ऑफ सक्सेस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दस कॉजिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। अब हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, तो क्या सारे राज्यों में एक जैसे लोग बाग, एक जैसी गरीबी के हमारे क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे? नहीं, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। हम अगर एग्जाम्पल लें केरला का, तो वहाँ पर कितने सारे, मतलब आप देखेंगे लिटरेसी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, जो भी लोग बाग है पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। हम अगर बात करें यूपी की, बिहार की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्टेट है और हर स्टेट का अपना एक डेटा रहता है। अब गवर्नमेंट का काम है कि कैसे पर्टिकुलर स्टेट को हम एक एक स्टेट के अंदर किस तरीके से पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, किस तरीके से लोग बागों को हम सोसाइटी में आगे ला सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, कोई इस तरीके की स्कीम चला सकते हैं जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा मिले और उनको हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर या किसी भी तरीके का कोई जॉब दे सकें, उन्हें कोई स्टार्टअप दिलवा सकें। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि बहुत पुअर है। पुअर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती हैं। आपने देखा होगा बिहार में हर साल नेपाल से जब भी पानी छोड़ते हैं तो बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा वहाँ पर प्रॉपर फार्मिंग एक्टिविटीज़ इतनी नहीं रहती हैं, डेवलप्ड नहीं है। इसके अलावा लोग बाग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी जो क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर देखेंगे कि वो पुअर स्टेट्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखें तो हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट्स व्हेन पॉवर्टी इज़ कंसर्न। अब यहाँ पर हमने पंजाब का नाम लिया, हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कितना ज़्यादा फार्मिंग होती है। पंजाब हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर का यहाँ पर नाम लिया, तो वहाँ पर एक तो पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, प्लस वहाँ पे क्लाइमेट इस तरीके का फेवरेबल रहता है। तो हम देखेंगे वहाँ पर किस तरीके की फार्मिंग होती है, एप्पल होते हैं, इसके अलावा आपके और अलग अलग तरीके के वहाँ पर फार्मिंग की जाती है और वहाँ के जो लोग बाग हैं लगभग सेटल्ड हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। हम 2 केसेस देखते हैं। पहला, पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। अब पॉवर्टी का क्या मतलब निकल कर के आया है यहाँ पर? एक तो आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। आप अगर प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। रहने के लिए जगह नहीं है, लैक ऑफ शेल्टर, आप मजबूरी में किसी छोटी जगह पर रहने, छोटी जगह का मतलब एक प्रॉपर जहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं रहने का, सड़कों के आसपास रह रहे हैं या स्लम में रह रहे हैं या इस तरह की एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो कि फेवरेबल नहीं है। लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, अब अगर पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा पीने का, क्लीन नहीं रहेगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी, तो ये सारे क्राइटेरिया हमें जनरली कहाँ पर मिलते हैं? स्लम एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर एक प्रॉपर डेवलप्ड वे में हाउसिंग नहीं रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहता है। लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, अब कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है, कभी आप घर पे ही बैठे हो, काम नहीं है, तो प्रॉपर एक इनकम जनरेट नहीं हो पा रही, तो आप कैसे फैमिली को फीड कर पाएंगे? तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि शो करते हैं कि कोई पर्सन या कोई फैमिली क्या उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, पॉवर्टी वाले में। पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. India would be truly independent only
व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। आज हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और एक बहुत बड़ा टारगेट है, भले वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हम करें बात अगर आज़ादी के बाद से अभी तक की जो भी गवर्नमेंट आई है, सबका कहीं ना कहीं टारगेट रहता है, एक मोटिव रहता है कि हम इंडिया के अंदर से पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल हटा देंगे, 0% कर देंगे, अभी तो हम ऐसा नहीं कह सकते, बट उसे कम कर दें, रिड्यूस कर दें, और इस तरीके के हम पॉलिसीज़ लेकर के आए जिससे जो लोग बाग हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, उनको जॉब मिले, ताकि वो एक अच्छा अपना जीवन बिता सकें, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसको टॉपिक को चालू करने से पहले, अब हमने कई बार मूवीज़ के अंदर सुना है रोटी कपड़ा और मकान, आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज़ के अंदर बोलते हैं। तो क्या आज के टाइम की अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो क्या केवल ये 3 क्राइटेरिया ही हैं कि जिसको रोटी मिल रही है, जिसको पहनने के लिए कपड़े हैं, जिसके पास मकान है, वो ही कह सकते हो कि आप डेवलप्ड है? इसके अलावा बहुत सारे अभी आप देखेंगे चैप्टर में क्राइटेरिया जुड़ते गए हैं। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं है, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर उसके पास एक प्रॉपर जॉब नहीं है, अगर उसको प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आने वाले मतलब जो आपके आज़ादी के बाद साल है उसके अंदर जुड़ती चली गई पॉवर्टी की डेफिनेशन के अंदर। तो केवल ये 3 चीज़ों को बोलना अब नहीं कहलाएगा कि कोई व्यक्ति इन 3 चीज़ों में सफ़र कर रहा है तो वो क्या है, गरीब है। देखते हैं अपना टॉपिक, पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। इसके अंदर है पहला आपका सोशल एक्सक्लूजन। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द फैसिलिटीज़। क्या हुआ इसका मतलब आपका, अब अगर कोई व्यक्ति एक वीकर सेक्शन से आ रहा है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो उसको जो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है हमारे मार्केट के अंदर, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो पहली बात उसको उसकी पता नहीं रहेगा, कौन सी स्कीम चल रही है उसको पता नहीं पड़ पाएगा। द बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट द बेटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कोज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। तो जो हमारी एक सोसाइटी है, जो रिच सोसाइटी है, या फिर जो एक सोसाइटी जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बाग रहते हैं, उन्हें पता है कौन कौन सी स्कीम्स को हमें यूटिलाइज़ करना है, गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रही है, हम एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, हम हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट की। पर एक जो वीकर सेक्शन है, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, उन्हें शायद इस फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं पता रहता, तो वो और ज़्यादा क्या होते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज देने वाला नहीं है अलग अलग फैसिलिटीज़ की। अगर कोई व्यक्ति गरीब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने कोई पाप नहीं कर दिया, बट गवर्नमेंट तो उसके लिए कर ही रही है काम। अब अगर उसको कोई बताएगा जा करके कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन है, आप वहाँ पे सब्सिडी ले सकते हैं, या कम रेट में अपना इलाज करा सकते हैं, या और स्कीम्स के तहत आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं अलग अलग, तो ये सब बातें जब तक उस सेक्शन को पता नहीं पड़ेगी, वो कैसे उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएगा। तो एक तरीके से अगर हम कंक्लूजन देखें तो इस तरह के सेक्शन का समाज में क्या रहता है कि एक्सक्लूजन रहता है, वो समाज से कटा हुआ रहता है। आगे देखें वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बेड टाइम कम। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ, आपका घर तबाह हो गए, या कह सकते हो घर पूरे टूट गए, बिखर गए। अब वहाँ पे 2 लोग बाग थे, एक पर्सन जो कि अच्छी जॉब करता है, उसको अच्छा उसके पास पैसा जमा है, और एक पर्सन है जो कि बहुत गरीब है, वो झुग्गी में रहता है, स्लम के अंदर रहता है। तो बाढ़ आने के बाद उसके दोनों के मकान क्या हो गए, ख़त्म हो गए, पूरे डिसमेंटल हो गए। अब जो व्यक्ति अमीर है या जो अच्छी जॉब कर रहा था, जिसके पास सेविंग थी बैंक में, वो तो वापस से पैसा निकाल करके अपना मकान बनवा लेगा, पर जो व्यक्ति गरीब था, जो कि एक स्लम में रह रहा था, उसके साथ दिक्कत आ जाएगी। वो वापस कैसे उन सब चीज़ों को रीऑक्यूपाई कर पाएगा, उसको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा वापस से अपना मकान बनाने में। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई समस्या आएगी तो जो वीकर सेक्शन है वो पहले सफ़र करेगा, जो रिच सेक्शन है या फिर जो डेवलप्ड सेक्शन है उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो एक समस्या पे आने पर भी अपने दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्टी लाइन। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर कि वो कौन लोग बाग हैं जो गरीब हैं, क्या गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया तय कर रखा है।
तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम इतनी देर से चैप्टर पढ़ रहे हैं, आखिर आप वो वाली चीज़ बताओ कि कैसे तय करता है कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं। आज आपकी पॉकेट में केवल 20 रुपीज़ हैं तो क्या कह देंगे कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो या आप गरीब हो। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए अपन ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, इससे आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल। अब या तो आप इनकम के लेवल पे जज कर लो कि आप कितना पैसा कमाते हो महीने का, या फिर कंजम्पशन लेवल पे कि आप कितना कंज्यूम करते हो। कंज्यूम का मतलब आप कितना खाना खा रहे हो, आपके पास जो पैसा है उसको आपने किस किस जगह पे स्पेंड किया। तो दो क्राइटेरिया है, या तो इनकम लेवल पे जज कर लो आप, या कंजम्पशन लेवल पे जज कर लो। Poverty line varies according to time and place. In India, the poverty line is determined through a minimum level of food requirement, कि एक व्यक्ति कितना खाना खाता है, कितना उसका फूड रिक्वायरमेंट है डेली का। इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया है? क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. In India, पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब हमने बात करी थी कि कितना आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो एक क्राइटेरिया क्या निकल करके आ रहा है आपका? कैलोरी रिक्वायरमेंट का। देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। गाँव के इलाके में, रूरल एरिया के अंदर एक व्यक्ति अगर रोज का 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसने खाना खा लिया, रोटी खा ली, दाल खा ली, सैंडविच खा लिया, फल खा लिए, टोटल उसने 2400 कैलोरी एक दिन में अगर कंज्यूम कर ली है। और अगर अपन शहर का देखें, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, तो अगर वो इतना कंज्यूम कर पा रहा है तो ठीक है। अगर इससे कम कंज्यूम कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हम उसे किस में डालेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले क्राइटेरिया के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर सवाल आया सर 2400 रूरल, गांव के अंदर ज़्यादा, शहर के अंदर कम, क्यों ऐसा? क्योंकि विलेजेस के अंदर लोग बाग ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, ज़्यादातर फार्मर्स रहते हैं, तो उन्हें दिन भर अपने फार्म पे रहना पड़ता है, तो वहाँ पर कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011 and 12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural area and 1000 for urban area। तो एक व्यक्ति अगर 816 रुपये गाँव में और 1000 रुपये शहर में कमा रहा है तो ठीक है। अगर इससे कम कमा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा क्राइटेरिया अपना? BPL वाला। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically, normally every 5 years, by conducting sample surveys carried out by the National Sample Survey Organization। अब क्या होता है पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन के लिए? क्या होता है आपका? एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, NSSO। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय NSSO? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 साल में क्या काम है? एस्टिमेट निकालो, अलग अलग स्टेट में पता करो कितनी पॉवर्टी लाइन के लोग बाग नीचे रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके डेटा कलेक्शन के काम गवर्नमेंट करवाती रहती है अलग अलग एजेंसीज से। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स। In India, there is a substantial decline in poverty ratios from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004 and 5. The proportion of people below the poverty line further came down to about 22% in 2011 to 12. अब 45% से आपका गिर करके नीचे आ गया है 22% पे। अगर हम 2011 एंड 12 की बात करते हैं तो क्यों हुआ ऐसा? उस टाइम पर ज़्यादा लोग बाग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब कम लोग बाग है, ज़्यादा लोग बाग जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी आई अभी तक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई एक गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट अभी आई हैं आज़ादी के बाद से, हर गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जॉब में रहें, एम्प्लॉयमेंट में रहें, खुद का जॉब, खुद के प्रोफेशन में रहें, खुद का काम करें, एजुकेशन मिले। इसके अलावा जो लोग गरीब थे उनको स्कीम्स के थ्रू उन्होंने फीड करने की कोशिश करी है। अलग अलग स्कीम्स हैं आपकी, अंत्योदय अन्न योजना है, इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगा डिटेल के अंदर। तो इतनी सारी स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो लोग बाग गरीब हैं उन लोगों को हम कैसे
अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक आपकी स्कीम चलती है मनरेगा करके, तो मनरेगा के अंदर जो लोग बाग गरीब हैं, गांव के अंदर रहते हैं, उनको एक गारंटीड 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो कम से कम साल में 100 डेज तो व्यक्ति काम कर रहा है। क्या रहता है इसके अंदर, आपको एक जॉब कार्ड बनाना है, जॉब कार्ड के तहत आपको काम मिल जाएगा 100 डेज का। अगर कोई व्यक्ति को काम 100 डेज का नहीं मिल पाता है तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। ये सारी स्कीम्स अभी आएंगी अपने चैप्टर में लास्ट पार्ट के अंदर। अब अपन अगर एक इमेज के अंदर देखें तो क्या कह रही है ये इमेज, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बाय द तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। तो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से पॉवर्टी का एस्टिमेट निकालते हैं। तो 1993-4 के अंदर आपका क्या रेशो था रूरल अर्बन में, और टोटल रेशो क्या निकल कर के आया 45। 2004-5 में 37 कम हुआ, फिर 9-10 की बात करें तो 30 हो गया और कम हो गया, और 11-12 की बात करें तो ये 22% पे आ गया आपका क्या पॉवर्टी रेशो। कहाँ का इकोनॉमिक सर्वे ये लेटेस्ट आपका 2017 एंड 18 का। आप अगर पिछली पुरानी एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये डेटा पुराना मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ये जो डेटा है लेटेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 जो आपकी इस साल की एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो जो लोग पुरानी एनसीईआरटी बुक्स रेफर कर रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत होना, उसके अंदर डेटा चेंज आ सकता है। अगर बात करें अपन नंबर ऑफ पर्सन पुअर, ये मिलियन के अंदर है, तो मैं डायरेक्ट 2011-12 पे आऊँ तो रूरल में कितने लोग बाग पुअर थे 217 मिलियन, और अगर अर्बन की बात करें तो 53 मिलियन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेंड है, जो रेशो है, जो गरीबी रेखा के नीचे लेते हैं लोग बाग, वो अब क्या हो रहे हैं ऊपर आते जा रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। क्यों, हमने अभी डिस्कस किया था गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से। इसके अलावा कई ऐसे एनजीओज़ हैं, कई प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत क्या कर रही हैं, सीएसआर एक्टिविटीज़ के तहत लोग बागों को पढ़ाने का काम, उन्हें जागरूक करने का काम, गाँव के अंदर आपके अलग अलग फैक्ट्रीज लगाना, स्टार्टअप सेटअप करना, ताकि कोई ना कोई इनको जॉब मिल जाए और वो लोग अपना एक बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकें डे टू डे एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबल ग्रुप्स। The proportion of people below the poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. अब क्या सभी तरह के सोशल ग्रुप्स के लिए एक ही प्रपोर्शन रहेगा? नहीं, अलग अलग प्रपोर्शन रहेगा। कैसे रहेगा हम देखते हैं। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। अब हमारी कंट्री के अंदर आपका जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी के अंदर लोग बाग आते हैं, अब उनका जो क्राइटेरिया है वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आने का, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो इतना अभी डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा सर्विसेज हैं और ज़्यादा स्कीम से ले करके आती है। तो पहला आपका क्राइटेरिया क्या बना, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं या ऐसे तरह के कौन से लोग बाग हैं जो कि इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो पहले सोशल ग्रुप्स क्या हुए हैं आपके, ऐसे लोग बाग जो कि रिजर्व क्लास के अंदर आते हैं। द सेकेंड वन इज़ among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agriculture labor households and the urban casual labor household। तो जो गाँव के अंदर आपके खेत में काम कर रहे हैं लेबर, या फिर जो शहर के अंदर कैजुअल लेबर है, जैसे कि आपके घर पर मेड काम करने आती है, या फिर वो लोग जिनको एक फिक्स कोई जॉब नहीं है, आज काम मिल गया कल काम नहीं मिला, तो इस तरह के लोग बाग ज़्यादा रहते हैं किसके अंदर, वल्नरेबल ग्रुप वाली कैटेगरी के अंदर इन लोगों की तादाद ज़्यादा रहती है। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया इज 22-43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो ये क्राइटेरिया बता रखा है कि अगर 100 पीपल की हम बात करें तो उसमें से एक नंबर है 22-43 कि वो लोग बाग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग किसके अंदर आएंगे, आपका बिलो पॉवर्टी लाइन वाले क्राइटेरिया के अंदर फिट रहेंगे। अब हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे पॉवर्टी इन इंडिया इन 2000 कौन कौन से मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स थे, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स है जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर कोई आपदा है, कि अगर कोई किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी होगी, ड्रोट हो गया, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आने वाली है, वीकर सेक्शन को, क्योंकि जो रिच सेक्शन है उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, वो वापस से क्या कर लेंगे, घर बना लेंगे या फिर वापस से खड़े हो जाएंगे। बट जो गरीब सेक्शन है उसके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है।
तो वल्नरेबल सेक्शन कौन कौन सा देखते हैं। शेड्यूल ट्राइब क्या परसेंटेज आ रही है 43, तो ये सब आपका सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आता है। फिर आता है आपका शेड्यूल कास्ट वाला, इसके अंदर भी आपका लगभग 28% बता रखा है कि इनके साथ भी दिक्कत है। मतलब ये उस कैटेगरी में आते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो इनको वापस से कोपअप करने में टाइम लगेगा। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो, अब पूरा अगर अपन एवरेज बात कर ले किसी एक सेक्शन को ना ले करके, तो 22% बता रखा है कि अगर हम एवरेज टोटल बात करें पूरे पॉपुलेशन की तो 22% आज एक रेशो निकल करके आता है, परसेंट निकल करके आता है कि ये है आपका पॉवर्टी रेशो, मतलब इतने लोग बाग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं। देन कैजुअल लेबर दैट आर वर्किंग इन द फार्म इन रूरल एरियाज, गाँव के अंदर जो लेबर फार्म वगैरह पे काम कर रही है उनका परसेंट कितना है 34%, और जो अर्बन इलाकों में जो शहरी इलाकों के अंदर लेबर काम कर रहे हैं उनका परसेंट कितना है 34%। तो आप एक बार इसको केवल आपको बताने के लिए इमेज डाली रही है कि किस तरीके से आपके अलग अलग रेशोज़ हैं। आप जब एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखें तो आप इस तरीके के अगर जो परसेंटेज हैं जो रेशोज़ हैं अगर इनको अपने आंसर में कोट करते हैं तो आपका आंसर और अच्छा अट्रैक्टिव मिलेगा और बेटर नंबर आपको मिलेंगे। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, अब नाम से पता पड़ रहा है कि अलग अलग स्टेट में क्या है चेंजेस रहेंगे। अपन ने भी पढ़ा था ना, पॉवर्टी हर स्टेट में इक्वल है कि नहीं, कोई स्टेट बड़ी है कोई स्टेट छोटी है, कहीं पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाग है कम पढ़े लिखे लोग बाग है, किसी स्टेट में रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहे हैं किसी स्टेट में रिसोर्सेज कम यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर निकल करके आएंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में क्या निकल करके आता है आपका फैक्ट। इन इंडिया the proportion of poor people is not the same in every state. Bihar and Odisha continued to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. तो बिहार और उड़ीसा ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर आपका पॉवर्टी रेशो हाई रहा है। यहाँ पर इन स्टेट्स को और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है बाकी और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कि कैसे वहाँ पर हम इस पॉवर्टी रेशो को कम करें, लोगों को और ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं। अर्बन पॉवर्टी इज़ हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल सो अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी। अब ये कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर पॉवर्टी रेशो में क्या हुआ है डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अपना लाइवलीहुड एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लोग अब उस पॉवर्टी लाइन से निकल करके बाहर आ चुके हैं और एक अच्छा अपना स्पेंड कर रहे हैं लाइफ को। उनके पास इनकम का सोर्स है, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, आपका जॉब है या फिर सर्विस है, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, खुद की शॉप खोल ली, बट एक उनके पास अब इनकम का सोर्स आ चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। अब पंजाब हरियाणा की हम बार बार बात करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था, आपको पता होगा, MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस आज से अगर अपन बात करें लगभग 40-50 साल पहले की, तो 1960-70 में पंजाब और हरियाणा ये वो स्टेट थे जहाँ पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट करी थी। इसके तहत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या हुआ था, बम्पर प्रोडक्शन हुआ था किसका, जो भी आपने वहाँ पे वीट उगाए थे या जो भी आपके वहाँ पे उस समय क्रॉपिंग हुई थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उन्हें पता है किस क्रॉप को कितना किस टाइम पर हमें ग्रो करना है, तो उस वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है और वहाँ पर पॉवर्टी का रेशो बहुत कम है। लोग बाग जो फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, वो अच्छा एक डेवलप्ड सेक्शन है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा लैंड रिफॉर्म हुए, मतलब वहाँ पर जो ज़मीन वेस्ट थी उसको रिफॉर्म करके इस तरीके का बनाया गया कि वहाँ पर हम कल्टीवेशन कर लें या कोई इंडस्ट्री लगाकर वहाँ पर लोगों को जॉब दे दें। आगे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, अब गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर चलता है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोग बाग जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि आपका BPL क्लास के अंदर आते हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जाता है और उसके तहत उन्हें सस्ते दामों पर फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ, इन तरह के लोग बागों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए गए और उससे उनकी जो डेली
जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या फिर कह सकते हैं जो उनका लाइफ स्पैन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब हमने बात करी इंडिया की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी क्या क्राइटेरिया पॉवर्टी का देखते हैं। इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चाइना की बात करें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो पॉवर्टी है उसके अंदर जो डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब वहाँ पर जो उनकी जीडीपी है वो इम्प्रूव हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, वो लोग ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, और वो मैसिव इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो क्या होता है? वहाँ पर जो लोग बाग रह रहे हैं। अगर किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन हैं, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास स्किल हैं, वो लोग जानते हैं किस तरीके से हम बेटर काम कर सकते हैं, तो वाकई वो कंट्री रहेगी वो कभी भी पुअर तो हो ही नहीं सकती। आप चाइना का एग्जांपल लें, वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्किल्ड रहता है, उन्हें पता है कोई सा ना कौन सा काम वो करते ही रहते हैं। वहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर आता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर राखी बन रही है, दिवाली बन रही है, होली बन रही है, और उन सब फेस्टिवल्स के अंदर सामान कहाँ से आ रहा है? आपका चाइना का। तो चाइना में क्या होली बनती है, दिवाली बनती है, राखी बनती है? नहीं। बट उन्हें पता है कि किसी कंट्री में, इंडिया के अंदर इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं और हमें उस टाइम पर अपने यहाँ से चीज़ों को प्रोड्यूस करके इंडिया के अंदर डंप करना है ताकि यहाँ पर सस्ती चीज़ों को वो बेच सकें। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं। इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 to 41% in 2015. In Latin America, the ratio of poverty has declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. तो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिला हमें? अलग अलग कंट्रीज़ क्या हो रही हैं, आपकी डेवलप हो रही हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को लोग बाग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के तहत लोगों तक अलग अलग फैसिलिटीज़ पहुँचा रही हैं, और जो पॉवर्टी रेशो है ग्लोबल वो क्या होता जा रहा है? अब कम होता जा रहा है। फिर एक हम बात करें अगर इंडिया की वापस, तो पॉवर्टी रेशो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट, इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी से मैंने इमेज ली है, अलग अलग स्टेट्स का आपको पॉवर्टी रेशो बता रखा है। बिहार में ज़्यादा है 33.7%, आप अगर बात करें दिल्ली की तो यह 9.9 ही है, राजस्थान का 14.7 है, केरला का 7.1 है। तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी या फिर जो आपका रेजोनेंस का मॉड्यूल है उसके अंदर इमेजेस दे रखी हैं, आप उसको एक बार पढ़िएगा ताकि आप एक कंपैरेटिव डिसीजन ले सकते हैं किस स्टेट के अंदर कितना आपका पॉवर्टी रेशो है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम एंड करते हैं, बाकी का चैप्टर हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।